हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट बुक, जो कि लगातार चल रहा है, लेकिन उसके अंदर देखेंगे टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों के प्रकार के विषय में। आधुनिक विचारधारा ये है कि पाठ्य पुस्तकें जो है शिक्षकों का स्थान ले सकती हैं। अभिक्रमित अनुदेशन इसका प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों से छात्र स्वतः भी सीख सकता है। उत्तम प्रकार की पाठ्य पुस्तकें शिक्षक तथा छात्रों को निर्देशन देती हैं, प्रदान करती हैं और अध्ययन और अध्यापन की क्रियाओं में सहायक ही नहीं हैं, बल्कि विशेष सहायक हैं। पाठ्य पुस्तकें कई प्रकार की होती हैं, किंतु इससे पहले हम देख लेते हैं कि पाठ्य पुस्तकें क्या हैं। एक तरह से तो पाठ्य पुस्तकें या कहें पाठ्य पुस्तक अनुभवों, भावनाओं, विचारों एवं प्रवृत्तियों व मूल्यों के संचय का साधन है। इस संबंध में हॉलक्वास्ट ने लिखा है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप है। हल आर डगलस महोदय ने लिखा है, अध्यापकों के अनुभवों एवं विश्लेषण के अनुसार पाठ्य पुस्तक पढ़ने पढ़ाने का महत्वपूर्ण आधार है। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम देखेंगे कि पाठ्य पुस्तकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पाठ्य पुस्तकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, प्रचलित पाठ्य पुस्तकें। सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के विषय में। इन पुस्तकों में या कहें टेक्स्ट बुक्स में पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रकरणों को एक व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। ये उदाहरण तथा अन्य साधनों से भी परिपूर्ण होती हैं। संदर्भ पुस्तकों की सूची भी दी जाती है। संपूर्ण पाठ्य वस्तु की जो एक तरह से है, संपूर्ण पाठ्य वस्तु इसमें दी जाती है। छात्रों की अध्ययन के बाद या कहें छात्रों को अध्ययन के बाद ऐसा लगता है कि इससे परे कुछ भी ज्ञान शेष नहीं है। छात्रों को सर्जनात्मक क्षमताओं की, यानी कि छात्रों की सर्जनात्मक क्षमता होती है, ये कहें जो एक तरह से योग्यता के विकास का अवसर प्राप्त होता है। किंतु कहीं कहीं जब सभी कुछ उस पुस्तक को छात्र मान लेते हैं तो उनकी जो है सर्जनात्मक क्षमता का विकास नहीं होता, क्योंकि वे कुछ भी आगे नहीं समझना चाहते, नहीं सीखना चाहते, केवल उसी ज्ञान को संपूर्ण मान लेते हैं। पाठ्य वस्तु को तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। छात्रों के सीखने की दृष्टि से उपयुक्त हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में इसमें नहीं रखा जाता है, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक होती है वो सभी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अनुभवों पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। जिन दोषों का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो बताई गई है अभी कि सर्जनात्मक क्षमता का विकास हो भी सकता है और अधिकतर नहीं ही हो सकता है, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए पुस्तक नहीं बनाई जाती, यानी कि सभी वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है, तो उनको ध्यान में रखकर अनुभवों पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। इन पाठ्य पुस्तकों में व्यक्तिगत तथा सामूहिक शोध कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। प्रत्येक अध्याय में शिक्षण बिंदुओं को एक क्रम में दिया जाता है, जिनका या कहें जिसका तार्किक क्रम न होकर मनोवैज्ञानिक क्रम होता है, जो छात्रों को सीखने में सहायता देती हैं। प्रकरणों से संबंधित आकृतियाँ व चित्रण भी दिए जाते हैं, यानी कि चित्र भी होते हैं उसमें। उदाहरण छात्रों के जीवन से संबंधित दिए जाते हैं। छात्रों को अभ्यास के लिए अवसर भी दिया जाता है। सीखने के अनुभव विश्लेषण विधि से प्रस्तुत किए जाते हैं। मूर्त चिंतन को ही महत्व दिया जाता है, यानी कि जो वास्तविक चिंतन होता है एक तरह से उसी को महत्व दिया जाता है। इसमें अमूर्त चिंतन का अवसर ही नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रचलित तथा अनुभवों पर आधारित पाठ्य पुस्तकें।
इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों में दोनों प्रकार यानी कि जो अभी बताए गए थे प्रचलित पाठ्य पुस्तक हैं, अनुभव पर आधारित पाठ्य पुस्तक में दोनों का जो वर्णन किया गया, दोनों की विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक अध्याय को 2 खंडों में बांटा जाता है। प्रथम खंड में पाठ्य वस्तु को वर्णन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय खंड में अभ्यास के लिए प्रश्न तथा समस्याएं एक तरह से दी जाती हैं, जिन्हें छात्र गृह कार्य के रूप में करते हैं। पाठ्य वस्तु संबंधी चित्र तथा आकृतियां भी दी जाती हैं। छात्रों के मौलिक चिंतन तथा सामान्यकरण के लिए भी अवसर भी दिए जाते हैं, यानी कि सामान्यकरण के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों का आकार बड़ा तथा मोटा हो जाता है तथा उनका मूल्य भी अधिक हो जाता है। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों को प्राथमिक स्तर पर अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों को ज़्यादा समझाना पड़ता है। अब उसके लिए इसी प्रकार की पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अभिक्रमित पाठ्य पुस्तकें या अभिक्रमित अनुदेशन पाठ्य पुस्तकें। प्रचलित तथा अनुभवों पर आधारित पाठ्य पुस्तकों की सीमाएं हैं, जिनका विश्लेषण किया गया है। B.F. स्किनर ने शिक्षण प्रक्रिया में भी इनका उल्लेख किया। इनका प्रमुख दोष या सीमाएं ये कह सकते हैं इस प्रकार से हैं। पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के समय ध्यान एकाग्रचित करने के लिए किसी प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। छात्र स्वयं ध्यान से पढ़ना चाहें तो वह अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों से पाठ्य वस्तु या निहित तत्व छात्रों को स्पष्ट नहीं हो सका या हो सकता है, उसके लिए सुधारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था ही नहीं है। पाठ्य पुस्तकों में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता तथा अभिरुचियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। पाठ्य पुस्तकों में प्रकरणों और उनके तत्वों की व्यवस्था तार्किक क्रम से की जाती है, जबकि मनोवैज्ञानिक क्रम अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली होते हैं। छात्रों को सीखने में सुगमता एक तरह से प्रदान की जाती है। अब सुगम होने के कारण वे अलग से कुछ विशेष सीखने में असमर्थ रहते हैं। पाठ्य पुस्तकों की रचना में उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता, अपितु पाठ्य पुस्तक के या पाठ्य वस्तु के स्वरूप, उसकी गहनता और व्यापकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन का कोई छात्र उल्लेख नहीं रखता कि छात्र कितना अध्ययन कर चुका है। तथ्यों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है। आज जो भी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं, उन सभी में इन दोषों को देखा जा सकता है, अर्थात सीमाएं हैं। दूरवर्ती शिक्षा में इसी प्रकार के पाठ्य पुस्तकों तथा अनुदेशन को प्रयुक्त किया जाता है, जबकि इसके लिए ऐसी पुस्तकें लिखी जानी चाहिए जिन्हें पढ़कर छात्र स्वतः सीख सकें। इन दोषों को ध्यान में रखकर B.F. स्किनर ने एक नई प्रकार की अनुदेश प्रणाली तथा अवरोह का विकास किया, जिसे अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अब हम इसके विषय में देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताए गए हैं, जो कि हम देख रहे हैं आगे। जिसमें सबसे पहला है छोटे छोटे पदों का नियम, अर्थात स्मॉल स्टेप। दूसरा है तत्परता अनुक्रिया का नियम, एक्टिव रेस्पॉन्स। तीसरा है तत्कालीन जांच का नियम, इमीडिएट कंफर्मेशन। चौथा है स्वतः अध्ययन का नियम, सेल्फ टेस्टिंग। पांचवा है छात्र परीक्षण का नियम, स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये नियम B.F. स्किनर के अधिगम नियम से जो है लिए गए हैं तथा पाठ्य पुस्तकों की सीमा और दोषों का निवारण भी करते हैं। ये पांचों नियम व्यवहारिक हैं। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में रखा जाता है। पद का आकार इतना छोटा होता है कि छात्र सरलता से उसे बोधगम्य कर सके और पदों को मनोवैज्ञानिक क्रम में व्यवस्थित कर सके।
जिससे छात्रों को सीखने में एक तरह से सहायता प्राप्त होती है। छात्रों को प्रत्येक पद को पढ़ने के बाद उसमें रिक्त स्थान के लिए अनुक्रिया करनी होती है। उस रिक्त स्थान के लिए तत्पर होकर ही सही अनुक्रिया कर सकता है और नया ज्ञान अथवा नया व्यवहार सीखता है। छात्र को पढ़ते समय तत्पर रहना पड़ता है। छात्र को अनुक्रिया के बाद उसकी जांच भी तत्काल करनी होती है, अर्थात तुरंत ही करनी होती है। यदि वह अपनी अनुक्रिया को सही पाता है तो उसे एक तरह से पुनर्बलन मिलता है और आगे बढ़ता है तथा नए ज्ञान की पुष्टि होती है। पाठ्य पुस्तक में छात्र को अध्ययन के लिए कुछ करना होता है तथा यानी कि कार्य करने के बाद एक तरह से रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन उसको प्राप्त होता है। प्रत्येक छात्र को उसे अपनी गति से सीखने का अवसर दिया जाता है। अधिगम के अवसर छात्र के अनुरूप होते हैं। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता की सुविधा रहती है। छात्र को अध्ययन के साथ साथ अनुक्रियाओं को सीखना होता है तथा उसकी जांच भी करता है। इस प्रकार अध्यापन कहें अध्ययन का आलेख या उल्लेख प्रत्येक छात्र को तैयार करना होता है। उसे छात्र आलेख भी कहा जाता है। छात्र ने कितना पढ़ा है तथा कितनी अनुक्रियाएं की हैं तथा कितनी गलती की हैं, यह आलेख एक तरह से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 6 पुस्तकों की विशेषताएं, जो कि शॉर्ट में बताई जाएंगी अभी और इसकी डिटेल आगे बताई जाएगी। तो ये जो विशेषताएं हैं कुछ संक्षेप में बता देते हैं। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। अनुभवों का उपयोग। पाठ्य पुस्तकें एक ऐसा माध्यम रही हैं जिनके द्वारा महापुरुषों के विचारों तथा विद्वानों के शोध कार्यों के निष्कर्षों का प्रसार एवं प्रचार किया जाता है। उनमें अनुभव निहित रहते हैं। दूसरा पॉइंट है समय तथा शक्ति की बचत तथा मितव्ययता। थर्ड पॉइंट है सुनिश्चित पाठ्य वस्तु और फोर्थ पॉइंट है शिक्षण में सुगमता। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।